Next topic is equation of state of an ideal gas. तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है वो PV इक्वल टू एन आर टी और एन मोल ऑफ गैस होती है, या PV इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस हमारे पास होती है। तो उस इक्वेशन की हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे कि PV इक्वल टू एन आर टी को हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि मान लो हमारे पास एक आइडियल गैस हम लेते हैं किसी कंटेनर में, और उस गैस के हम n नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लेते हैं। तो हमने एक गैस कंटेनर में गैस ली और उसके n मोल्स लिए, और हम ये मान लेते हैं कि उस गैस का जो प्रेशर है वो P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है उस कंटेनर में जिसमें हम इस गैस को रखते हैं। और अगर हम Na एवोगैड्रो नंबर लेते हैं, तो हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसको हम n से लिखते हैं या Na से लिखते हैं। तो इस तब हम क्या पूछ सकते हैं कि जो गैस सैंपल हमने लिया उस गैस सैंपल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने बनेंगे, n इंटू एन, क्योंकि n मोल ऑफ गैस हमने ली और Na एवोगैड्रो नंबर है। तो n इंटू Na विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस के टोटल मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं हमारे पास, जितना मोल हम गैस लेते हैं मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गिवन कंटेनर विल बी इक्वल टू n इंटू Na। तो अब जो हमने गैस कंटेनर लिया हुआ है, गैस कंटेनर में हम क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमारे पास जो है सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हम ये मान लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फेज सेल्स में हमारे पास होते हैं। क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हम कंपार्टमेंट को सेल्स में डिवाइड कर देते हैं और उन सेल्स में हमारे जो है पार्टिकल जा सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास जो कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास जो है बहुत सारे फेज फेज सेल होंगे। अब जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट फेज फेज सेल में हमारे पास जो अरेंज होंगे। और हम ये मानते हैं कि मान लो हम पहला मॉलिक्यूल लेते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं, तो उस एक मॉलिक्यूल को हम इतने वे में अरेंज कर सकते हैं जितने हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो वो मॉलिक्यूल किसी भी सेल में हमारे पास जा सकता है। इसलिए हमने अगर उन मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है, तो उस एक मॉलिक्यूल को अरेंज करना है, तो उसको हम जितने नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास होंगे उतने बेस में उस मॉलिक्यूल्स को हम उस फेस फेस सेल में अरेंज कर सकते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन हमें पता है कि जो नंबर ऑफ फेस फेस सेल होते हैं वो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा ही हम फेस फेस सेल बना सकते हैं। जितना कम वॉल्यूम होगा उतने कम ही हम सेल्स बना सकते हैं। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा फेस फेस सेल भी हमारे पास बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो वॉल्यूम पे नंबर ऑफ सेल डिपेंड करते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट सी यूज करते हैं। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फेस फेस सेल हमारे पास कितने होंगे, सी इंटू वी। सी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और वी हमारे पास वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ फेस फेस सेल वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ फेस फेस सेल विल बी इक्वल टू सी इंटू वी। तो हमारे पास देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ दी number of particles of n molecules in CV cell is given by the relation W equal to CV into n। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास होती है k रेज्ड पावर n। k हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ कंपार्टमेंट या सेल्स, और n हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल।
तो इसलिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी, CV रेट पावर n, क्योंकि CV हमारे पास क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ द सेल्स। तो टोटल नंबर ऑफ द सेल्स जैसे हमने अभी बात की कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फेज पे सेल होते हैं वो CV के बराबर होते हैं। तो जितने हमारे पास सेल होते हैं उसकी पावर में अगर हम उसके पार्टिकल लिखते हैं तो उतनी ही हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बनती है। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या जिसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलती है वो k रेट पावर n होता है। k हमारे पास नंबर ऑफ कंपार्टमेंट या सेल होते हैं, तो CV रेट पावर n हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको हम W इक्वल टू C रेट पावर n और V रेट पावर n यहाँ पे अलग अलग पावर लिख सकते हैं, तो WCN/VN हमारे पास बनेगा। लेकिन अगर हम एंट्रोपी की डेफिनेशन पढ़ें जो कि इससे नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास दी हुई है, जिसको हम स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी भी बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, S इक्वल टू k ln/W। S हमारे पास यहाँ पे एंट्रोपी है और k हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और W हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। तो S k ln/W होता है, तो W की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो कि CN/VN हमारे पास रहेगी। तो ये बन जाएगा ln CN/VN। और हमें पता है कि log ऑफ A इंटू बी क्या होता है, log ऑफ A प्लस log ऑफ B। तो यहाँ पे ln ऑफ C रेट पावर n प्लस ln ऑफ V रेट पावर n। तो CN/VN को log के टर्म में हम उनको ऐड करके लिख सकते हैं। तो ln ऑफ AB इज इक्वल टू ln ऑफ A प्लस ln ऑफ B। तो इसलिए ये हमारे पास बन जाएगा। और इसमें जो हमारे पास n है, उस n को हम जो है शुरू में लिख लेते हैं। तो इसको हम n के ln ऑफ C प्लस ln ऑफ V यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जो n है हमारे पास, इस n को हमें पता है कि ln ऑफ A रेट पावर B क्या होता है, B ln ऑफ A। तो n हमारे पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो n हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ये हमारे पास बन गया n के ln ऑफ C प्लस ln ऑफ V। और यहाँ पे ln ऑफ C प्लस ln ऑफ V, ये हमारे पास बन जाएगा S इक्वल टू n के ln ऑफ V, क्योंकि इसको हम ln ऑफ C भी लिख सकते हैं और ln ऑफ C भी मतलब सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। और अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो करली S अपॉन करली V विल बी इक्वल टू n के डिवाइडेड बाय V, क्योंकि ln ऑफ V की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1/V हमारे पास होती है। तो यहाँ पे n के बटा V हमारे पास बन जाएगा। तो करली S अपॉन करली V हमारे पास यहाँ पे आया। तो हमें पता है कि TDS इक्वल टू DU प्लस PdV होता है, क्योंकि TDS क्या होता है, DQ। तो हमने पहले पढ़ा हुआ कि डेल्टा Q इक्वल टू DU प्लस PdV हमारे पास होता है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसलिए हम यहाँ पे TDS इक्वल टू DU प्लस PdV इसको लिख सकते हैं। लेकिन बोलता है कि इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम DU इज जीरो, मतलब जब किसी सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, तो DU विल बी जीरो। तो अगर हम इक्विलिब्रियम के केस में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, TDS इक्वल टू PdV। तो DU जीरो हो जाएगा, तो TDS इक्वल टू PdV। और इस क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, DS/dV भी निकाल सकते हैं। DS हम इस साइड रखें, dV बटे में ले आए, DS/dV, और राइट साइड में ये P/T बनेगा। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन हमने DS/dV के लिए ही निकाली है, जिसको हम करली S अपॉन करली V बोलते हैं। करली S अपॉन करली V ये भी N के बाई V है, और ये भी हमारे पास यहाँ पे करली S बाई करली V कितना आ जाएगा, P/T। तो हम क्या बोलेंगे कि P/T विल बी इक्वल टू N के इंटू V। P/T इक्वल टू N के डिवाइडेड बाई V। और इस V को हम ऊपर ले जाएं तो हम क्या बोलेंगे, PV। और इस T को हम इधर ले जाएं, हम क्या बोलेंगे इसको, NKT। तो अभी हमने पढ़ा कि जो N होता है वो N इंटू NA हमारे पास होता है। तो N हमारे पास यहाँ पे
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये n इंटू एन ए होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम n इंटू एन ए पुट करें, आगे के टी है, तो ये हमारे पास पी वी इक्वल टू एन ए के टी हमारे पास बन जाएगा। और जो एन ए ये होता है, इसको हम गैस कांस्टेंट आर भी बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को हम पी वी इक्वल टू एन आर टी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम, हमारे पास जो आइडियल गैस की इक्वेशन है वो इस तरह से हम, हमारे पास डिराइव हो जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, जिसको कि हम डेथ, हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स बोलते हैं। कि एक तरह से ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, जिसमें अर्थ भी हमारे पास है, दूसरे प्लेनेट भी हैं, तो एंटायर जो हमें दिख रहा है हर एक चीज़, उसको वो हमारे यूनिवर्स में आती है। तो बोलते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, ये इसकी हीट डेथ हमारे पास हो जाएगी। हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स हमारे पास क्या है, जैसा ये इसका कंसेप्ट हमारे पास कहाँ से आता है, जस्ट एक स्टडी है या जस्ट एक थ्योरी है। बोलता है कि हमें पता है कि जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में कंटिन्यूसली जनरेट होती है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास स्टार है, सन है, सन एक स्टार है। तो ये जो सन है, ये जो स्टार है, ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है, हीट एनर्जी। और ऐसे और भी कई डिफरेंट स्टार्स होंगे हमारे पास इस यूनिवर्स में, जो कि कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं। और एनर्जी कैसे एमिट करते हैं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर आइसोटोप है, वो हीलियम में कन्वर्ट होता है और साथ में एनर्जी भी हमारे पास यहाँ पे एमिट होती है। तो उस वजह से ही सन हीट एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमारे पास जो अर्थ है या दूसरे प्लेनेट है, उनके पास जो हीट का सोर्स है वो इतना बड़ा हमारे पास नहीं है। तो मेन सोर्स ऑफ हीट या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ के लिए या प्लेनेट्स के लिए सन है। और जब ये हीट एनर्जी सन से निकलती है, तो इट इज एब्जॉर्ब बाई डिफरेंट बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स या डिफरेंट प्लेनेट्स या डिफरेंट थिंग्स ऑफ दिस अर्थ, दिस यूनिवर्स। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हीट है वो हमेशा ही हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाली साइड को फ्लो करती है। मतलब सन से ये अर्थ की तरफ या दूसरे प्लैनेट्स की तरफ मूव करती है, और वो आपके जो है लगातार हीट होते रहते हैं। लेकिन बोलता है कि अगर इस तरह से हमारे पास होता है, तो जब हीट फ्लो होती है तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम भी हमारे पास आता है कि टेम्परेचर आपका फ्लो होता रहेगा, हायर टेम्परेचर वाली साइड से लोअर टेम्परेचर वाली साइड को हीट फ्लो होती रहेगी, और एक इक्विलिब्रियम हमारे पास आएगा। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें कि हायर बॉडी टेम्परेचर से हीट लोअर बॉडी वाली टेम्परेचर को साइड को फ्लो होती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अर्थ है या दूसरी बॉडीज है, उनकी हीट बढ़ रही है। तो अगर उनकी हीट बढ़ रही है तो उनकी एंट्रोपी भी हमारे पास जो इंक्रीज हो रही है। तो एंट्रोपी ऑफ दिस यूनिवर्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो गेन इन हीट मतलब इंक्रीज इन एंट्रोपी। बोलते दिस विल कंटिन्यू अंटिल द यूनिवर्स रीचेज थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब टेम्परेचर, ये हीट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और एक थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास आ जाएगा। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास आएगा, तो हमें क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में मैक्सिमम हीट अचीव कर लेगा हमारे पास जो यूनिवर्स है, मैक्सिमम हीट अटेन कर लेगा। तो इसकी हीट मैक्सिमम होगी, मतलब इसकी एंट्रोपी भी हमारे पास जो मैक्सिमम होगी। तो ऐसा होने में बिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं। और इस इक्विलिब्रियम स्टेट जब यूनिवर्स अटेन कर लेगा, जो बॉडीज है यूनिवर्स की वो अटेन कर लेगी, तो उस केस में हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हीट एंड इंजन का कंसेप्ट है कि हम हीट जो है किसी सोर्स से लेते हैं और सिंक को हीट रिजेक्ट करते हैं।
और जो सिंक होती है वो लोअर टेम्परेचर में हमारे पास होती है। तो जो हीट है वो हमेशा ही लोअर टेम्परेचर वाली साइड को रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम होगा तो हीट रिजेक्शन की प्रॉब्लम होगी। हमारे पास एक ऐसा लोअर टेम्परेचर नहीं होगा जिसको कि हम हीट यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस केस में हम हमारे पास जो इंजन है उसको बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंजन के केस में जो सिंक है जिसको कि हम हीट रिजेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलेगी। तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम होगा, लोअर टेम्परेचर नहीं होगा हमारे पास, टेम्परेचर सेम होगा, तो हमें सिंक नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि किसी इंजन की हेल्प से हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंजन काम नहीं करेगा, उसको सिंक वहाँ पे नहीं मिलेगी। बोलता है इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब कोई काम ही नहीं होगा किसी इंजन की हेल्प से, तो उस केस में को हम डेड यूनिवर्स वहाँ पे कंसीडर करते हैं कि उस यूनिवर्स में कोई काम नहीं हो रहा है, वो यूनिवर्स एक तरह से डेड है। तो इसको हम यूनिवर्स की हीट डेथ भी बोलते हैं, बिकॉज दिस हीट डेथ विल बी ड्यू टू हीट, बिकॉज देयर विल बी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या जिसको हम नरंस्ट थ्योरम भी बोलते हैं, नरंस्ट हीट थ्योरम भी बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो हमने पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हम कोई तीसरा सिस्टम लेते हैं जो इंडिविजुअली उन दोनों सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो उस केस में ये दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और फिर हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, जिसको कि हम लॉ ऑफ ट्रांसम्यूटेबिलिटी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, कि उसमें हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ी कि हम कभी भी हीट को जो है लोअर टेम्परेचर वाली साइड से हायर टेम्परेचर वाली साइड को सेंड नहीं कर सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। फिर उसके बाद 1906 में नरंस ने एक न्यू हीट थ्योरम प्रपोज की, बेस्ड ऑन सेवरल एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट्स ऑन एटॉमिक हीट ऑफ लो टेम्परेचर्स। तो जो हमारे पास एटॉमिक हीट है उनके बेस पे उसने एक नई थ्योरम दी, एक नया लॉ दिया, जिसको कि हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे बोलते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली हमारे पास क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस टेंड टू जीरो एज द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर ही अप्रोच। कि अगर टेम्परेचर हमारे पास किसी सिस्टम का जीरो को अप्रोच करता है, या किसी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करता है, तो उसकी जो हीट कैपेसिटी है दैट विल आल्सो टेंड टू जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं सिंपली कि एज टी टेंड टू जीरो सी वी आल्सो टेंड टू जीरो, दैट इज सी इज हीट कैपेसिटी, सी टेंड टू जीरो एज टेम्परेचर टेंड टू जीरो। तो अगर हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है अगर वो जीरो को अप्रोच करता है, तो उसकी जो हीट कैपेसिटी है दैट विल आल्सो अप्रोच टू जीरो, एंड द इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ ऑल द सब्सटेंस बिकम इक्वल देयर। तो होता है जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी है हमारी इक्वल बन जाती है जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अप्रोच करते हैं। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि एज टी टेंड टू जीरो सी टेंड टू जीरो, सी इज हीट कैपेसिटी। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास थर्मोकपल एंड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने पहले जब प्रैक्टिकल किया है, तो प्रैक्टिकल में हमने थर्मो इलेक्ट्रिक या थर्मोकपल को डिस्कस किया हुआ है।
थर्मोकपल हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे ये डायग्राम हम देख रहे हैं कि इसमें हमने वही किया हुआ जो हमने प्रैक्टिकल के टाइम यहाँ पे किया। हम क्या करते हैं कि एक बीकर में पानी ले लेते हैं और उसको हीट करते हैं, या एक बीकर में हम कोई ऑयल ले लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं। अगर हम ऑयल यहाँ पे लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हम हीट नहीं कर सकते। तो वो पानी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 100 डिग्री के आसपास ही जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं रेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी बीकर के अंदर कोई ऑयल डालेंगे तो उसको हम हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर हम 100 से ऊपर भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, 100, 150, 170, 200 तक। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ऑयल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो उससे ऊपर वो लिक्विड जो है एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम इस केस में ऑयल लेते हैं और उसको हीट करते हैं, हम इसका टेम्परेचर रेज करते हैं। और दूसरी साइड हम क्या करते हैं कि एक बिकर या फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर हम आइस पीसीज डाल देते हैं। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 2 डिसिमिलर मेटल लेते हैं, और ये 2 डिसिमिलर मेटल हमारे पास कोई भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमने कॉपर लिया हुआ है और यहाँ पे हमने बिस्मथ लिया हुआ है। तो हमने कॉपर की और बिस्मथ की एक साइड को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, उसी तरह से हमने दूसरी साइड भी कॉपर की और बिस्मथ की साइड को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से जो हमारे पास चीज़ बनी इसको हम थर्मोकपल बोलते हैं। तो थर्मोकपल हमारे पास क्या होता है, थर्मोकपल हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिसिमिलर मेटल हमारे पास होता है, जिनको कि हम उनके जंक्शंस पे ज्वाइन कर देते हैं, और उन जंक्शंस को हम एक जंक्शन को जहाँ पे मतलब दोनों का मिलने का पॉइंट है उसको हम जंक्शन बोलते हैं। कॉपर और बिस्मथ जहाँ पे मिले वो एक जंक्शन है, और उसी तरह से दूसरी साइड इनके जो एंड हैं वो भी एक जगह मिलेंगे, ये दूसरा जंक्शन है। तो एक जंक्शन को हम हॉट ऑयल के अंदर रखते हैं और दूसरे जंक्शन को हम कोल्ड आइस के अंदर रखते हैं। तो इसका इफेक्ट हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि इस इन वायर्स में करंट फ्लो होता है, और उस करंट को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर या माइक्रोमीटर या मिलीमीटर को हम यहाँ पे बीच में लगाते हैं, जो कि हमें करंट की डिफ्लेक्शन को बताता है। तो हम करंट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर और मल्टीमीटर। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल जाती है, और डिफ्लेक्शन से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कोई करंट का सोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे सोर्स करंट का क्या हुआ कि एक जंक्शन को हमने हीट किया, दूसरे को हमने ठंडा किया, इसलिए यहाँ पे करंट इसमें फ्लो होती है, और इसको हम थर्मोकपल बोलते हैं। जिसमें कि हीट एनर्जी, हीट कहाँ से मिली, इसको हीट करने पे हीट एनर्जी हमारी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द पॉइंट्स एट विच द एंड्स ऑफ द वायर आर ज्वाइंट आर कॉल्ड जंक्शंस। कॉपर एंड बिस्मथ bar are joined to form a thermocouple. One junction H is heated and other junction C is cooled. तो प्रैक्टिकल में हमने क्या देखा था कि ये दो वायर हैं, ये हमारे पास डिफरेंट एलॉयज की होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम कोई कॉपर या बिस्मथ ही लें, इसमें हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हम लेते हैं, और कई बार हम डिफरेंट एलॉयज भी लेते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो है यहाँ पे करंट फ्लो होता है। और इसी में ही हमारे पास जो सी वैक इफेक्ट आता है, तो कई बार पेपर में पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोकपल इफेक्ट, या व्हाट डू यू मीन बाय सी बैक इफेक्ट। तो ये एक ही चीज़ है हमारे पास, चाहे हम इसको सी बैक इफेक्ट करें चाहे हम इसको थर्मोकपल इफेक्ट कहें। तो सी बैक इफेक्ट वही होता है जो हमने डायग्राम में देखा कि व्हेन द जंक्शंस आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, जब दोनों ही जो जंक्शन हैं मेटल्स के वो अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं, तो एक थर्मोइलेक्ट्रिक करंट हमारे पास इस सर्किट में फ्लो होती है। तो उस इफेक्ट को ही हम सी वैक इफेक्ट यहाँ पे बोलते हैं, या थर्मोकपल इफेक्ट बोलते हैं।
तो थर्मोकपल या सीबैक इफेक्ट क्या हुआ कि अगर हम दो मेटल को ज्वाइन करते हैं और उनके एक जंक्शन को हम जहाँ पे वो दोनों वायर मिली उसको हीट करते हैं और दूसरे जंक्शन जहाँ पे दोनों वायर मिली उसको हम ठंडा करते हैं, तो और बीच में हम क्या कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, तो उस सर्किट में एक करंट फ्लो होती है और उस करंट को हम थर्मोइलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। और इस इफेक्ट को हम थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, तो ये जो हमने एग्जांपल लिया बिस्मथ और कॉपर का, इसमें करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, तो ये बिस्मथ है कॉपर है, तो बोलता है कि हम इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे याद रखते हैं कि हॉट जंक्शन पे अगर हम देखें तो हॉट जंक्शन पे करंट बिस्मथ से कॉपर की तरफ फ्लो होती है। ये हमारे पास हॉट जंक्शन है, तो करंट यहाँ पे अगर देखें तो बिस्मथ से कॉपर की तरफ हमारे पास फ्लो होती है हॉट जंक्शन पे। और अगर हम कोल्ड जंक्शन पे देखते हैं तो करंट जो है कॉपर से बिस्मथ की तरफ फ्लो होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कोल्ड जंक्शन है, तो कोल्ड जंक्शन में करंट जो है यहाँ पे हॉट से आ रही है और कोल्ड की तरफ हमारे पास जो जा रही है, तो यहाँ पे कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो होती है। तो हॉट जंक्शन पे करंट हमारे पास बिस्मथ से कॉपर की तरफ और कोल्ड जंक्शन पे कॉपर से बिस्मथ की तरफ फ्लो होती है। और इसको हम एक सिंपल वर्ड से याद रखते हैं, क्यूबिक। तो क्यूबिक वर्ड से हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को बता सकते हैं। ये वैसे ही एक नाम है याद रखने के लिए कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। क्यू का मतलब कॉपर, बी आई का मतलब बिस्मथ, मतलब करंट आपकी कहाँ से फ्लो होगी, कॉपर टू बिस्मथ, लेकिन आगे सी है, मतलब एट कोल्ड जंक्शन। हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट में सी है, हम क्या बोलेंगे कि एट द कोल्ड जंक्शन करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू बिस्मथ। तो वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एट द कोल्ड जंक्शन करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू बिस्मथ। तो क्यूबिक वर्ड से हम इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट सी बैक सीरीज। तो ये जो सी बैक सीरीज है ये इसी इफेक्ट की ही हमारे पास एक टॉपिक है। होता है कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारे मेटल की एक सीरीज बना देते हैं, तो इसमें जो कोई मेटल है वो आपकी पहले आ जाती है, कोई मेटल है वो हमारे पास यहाँ पे बाद में आ जाती है। तो एंटीमनी सबसे लास्ट में, लेकिन बिस्मथ सबसे शुरू में है। तो बिस्मथ, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, कॉपर, मैंगनीज, मरकरी, लेड, टिन, क्रोमियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, टंगस्टन, कैडमियम, आयरन, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो ये सारी मेटल है हमारे पास, लेकिन ये एक ऑर्डर में है या ये एक सीरीज में है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी जो एलिमेंट है सीरीज में पहले लिख लिया या कोई बाद में लिखा। तो जो हमने यहाँ पे लिखे हुए इसी ऑर्डर में इसको हम एक सीरीज यहाँ पे मानते हैं और इसको हम सी बैक सीरीज यहाँ पे बोलते हैं। और इस अरेंजमेंट या इस सी बैक सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास, वो हम यहाँ पे देखते हैं। बोलता है कि अगर यहाँ पे मेटल्स के बीच में ज़्यादा सेपरेशन होगी, मान लो हम लेते हैं मेटल बिस्मथ और निकल, तो इनके बीच में यहाँ पे कम सेपरेशन है, मतलब ये एडजेसेंट है एक दूसरे के, तो यहाँ पे जो हमारे पास थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ होगा वो हमारे पास कम होगा। लेकिन एक मेटल हम ले लेते हैं बिस्मथ और दूसरी हम ले लेते हैं एंटीमनी। बिस्मथ शुरू में है और एंटीमनी सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है, तो इसलिए अगर हम ये दोनों मेटल लेते हैं तो इस केस में ज़्यादा थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ या ज़्यादा थर्मोइलेक्ट्रिक करंट सर्किट में हमारे पास फ्लो होगा। तो बिस्मथ कोबाल्ट के केस में थोड़ा सा बढ़ जाएगी करंट, बिस्मथ प्लेटिनम के और बढ़ जाएगी, बिस्मथ कॉपर लेंगे तो थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो बिस्मथ और कॉपर का लिया था, तो बिस्मथ यहाँ पे शुरू में है और कॉपर हमारे पास यहाँ पे बाद में है। तो बोलता है कि जितने एलिमेंट इस सीरीज में दूर दूर हैं, तो बिस्मथ और एंटीमन में सबसे ज़्यादा सेपरेशन है, इसलिए अगर हम इनका थर्मोकपल लेंगे तो उस थर्मोकपल में ज़्यादा करंट का जो है
फ्लो होगी एज कम्पेयर टू अगर हम बिस्मथ लेंगे या कॉपर लेंगे। तो बिस्मथ कॉपर का थर्मोकपल उतना अच्छा नहीं है क्योंकि करंट हमारे पास यहाँ पे कम मिलेगी। लेकिन अगर बिस्मथ एंटीमनी का थर्मोकपल लेंगे तो उस केस में करंट हमारे पास जो है ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्रेटर द सेपरेशन बिटवीन द मेटल्स हायर इज द थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ डिवेल्प्ड फॉर गिवन टेम्परेचर डिफरेंस इन द थर्मोकपल मेड आउट ऑफ देम। और दूसरा पॉइंट क्या है, द करंट फ्लो एट द हॉट जंक्शन ऑफ द थर्मोकपल इज फ्रॉम द मेटल अकरिंग अर्लियर इन सीरीज टुवर्ड द अकरिंग लेवल। होता कि अगर हम हॉट जंक्शन पे देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। होता है हॉट जंक्शन में अगर हम देखते हैं तो जो करंट है वो हमारे पास जो मेटल पहले अकर करेगी, जो मेटल पहले अकर करेगी उसमें से करंट जो मेटल बाद में अकर करेगी उसकी तरफ फ्लो होगी। अगर हम हॉट जंक्शन पे देखते हैं तो हॉट जंक्शन पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी जो मेटल पहले अकर करेगी और जो हमारी बाद में अकर करेगी। तो बिस्मथ से कॉपर की तरफ हॉट जंक्शन में। तो ये हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि हॉट जंक्शन है हमारे पास, इसमें जो करंट है वो बिस्मथ से कॉपर की तरफ जाती है जो कि थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज के अकॉर्डिंग है। क्योंकि बिस्मथ हमारे पास पहले है और कॉपर हमारे पास बाद है, तो इसलिए बिस्मथ सीरीज में देखें तो करंट आपकी फ्लो होनी चाहिए बिस्मथ से कॉपर की तरफ, और वो होता भी है इस सीरीज में भी हम देखें और वैसे भी देखें। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन हमने हॉट जंक्शन पे पता करनी है। तो जो एलिमेंट आपका पहले आएगा उसमें से करंट फ्लो होगी, जो एलिमेंट बाद में आएगा उसकी तरफ, लेकिन कहाँ पे, हॉट जंक्शन में। तो ये करंट की डायरेक्शन को याद रखने का हमारे पास जो है एक तरीका है। दस इन कॉपर आयरन थर्मोकपल द करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू आयरन एट द हॉट जंक्शन। तो ये हमारे पास कॉपर आयरन थर्मोकपल का केस है। कॉपर और आयरन से भी हम थर्मोकपल बनाते हैं। तो ये सारी जितनी भी मेटल हैं यहाँ पे, इन सभी का हम कोई भी दो मेटल लेके थर्मोकपल बना सकते हैं। हम बिस्मथ और सिल्वर का भी बना सकते हैं, हम कॉपर और कैडमियम का भी बना सकते हैं, कोई भी मेटल हम इसमें चूज कर लें तो इनसे हम जो है थर्मोकपल यहाँ पे बना सकते हैं। फिर बारी आती है कि ये जो हमारे पास थर्मोकपल इफेक्ट है या जो सी बैक इफेक्ट है इसका क्या रीजन है। बोलता है हमारे पास दो डिफरेंट मेटल होती है, उन दोनों डिफरेंट मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो सिल्वर है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और एज कम्पेयर टू कॉपर, कॉपर थोड़ा कम है। लेकिन कई ऐसे हमारे पास मेटल हैं उनमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इनके बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस रहता है। तो अगर हम ऐसी दो मेटल को ज्वाइन करते हैं तो एक में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी और एक में फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो हमारे पास कम होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि हायर पोटेंशियल वाली साइड से लोअर पोटेंशियल वाली साइड को मूव करते हैं। तो अब हमने इनका कम्बिनेशन बना दिया, इनको जोड़ दिया, तो जब हमने इनका कनेक्शन दे दिया तो करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाली साइड को यहाँ पे मूव, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके मूव होंगे पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाली साइड को। और इसी को ही हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट करने से जो पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों मेटल्स का बना उसको हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट मेटल्स। जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट मेटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारे पास होती है। और जब हम ऐसी दो मेटल को ज्वाइन करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द मेटल विद हायर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द वन विद द लोअर डेंसिटी। होता है एज ए रिजल्ट द मेटल विद हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्वायर पॉजिटिव पोटेंशियल, द मेटल विद लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्वायर नेगेटिव पोटेंशियल। तो जहाँ पे जिस मेटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और जिस मेटल में हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो तब हम क्या बोलेंगे कि करंट आपकी हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन जो है हायर पोटेंशियल वाली साइड से लोअर पोटेंशियल वाली साइड को मूव करेंगे और मतलब हमें यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो बोलता है कि जो हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है वो भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन को फ्लो
होने से रोकता है या स्टॉप करता है। और इस पोटेंशियल को ही हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। द डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल राइज विद द टेम्परेचर। तो हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम उनको हीट करते हैं तो वो एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करके वो मूव करते हैं जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और उनकी जो डेंसिटी है उस पर फर्क पड़ता है। तो इसलिए जब हम एक जंक्शन को हीट करते हैं तो उस केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें ज़्यादा होंगे वो आपके उस मेटल की तरफ मूव करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इसलिए यहाँ पे हमें करंट देखने को मिलती है। सो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड अक्रॉस द जंक्शन आल्सो वेरीज विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ भी हमारे पास उनकी जो मूवमेंट है वो चेंज होती है। इसलिए ही वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जब उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे एनर्जी मिलती है या काइनेटिक एनर्जी मिलती है और वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट बोल देते हैं। तो अगर किसी सर्किट में करंट आपकी या किसी जो हमारे पास थर्मोकपल है उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उसको हम करंट बोलते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ऐसी दो मेटल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उस केस में उनमें एक करंट फ्लो होती है जिसको हम थर्मोइलेक्ट्रिक करंट या सीबैक करंट बोलते हैं, और इस इफेक्ट को हम जो है थर्मोकपल इफेक्ट बोलते हैं।